ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपना। आज हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज में टॉपिक है वो है हमारा टिटेनस। ओके, चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टिटेनस। ठीक है, क्या है? इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। टिटनेस भी क्या है? टिटेनस जो है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कॉज्ड होती है एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, एक एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। जो टिटेनस का जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब मुझे ये बताइए कि टिटेनस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, वो किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है? एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज? एनारोबिक। ओके, आगे देखिए। The organism is present in soil, dust and alimentary tract of various animals। और जो टिटेनस का ये एक और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी कौन है? ये वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है, फंगाई है? बैक्टीरिया। और ये कहाँ पाया जाता है? टिटेनस कहाँ कहाँ मिलता है? ये जो बैक्टीरिया है, सॉइल, डस्ट एंड जो कुछ एनिमल्स हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, आगे देखिए। द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स स्पोर्स विच में सर्वाइव बॉइलिंग बट नॉट ऑटोक्लेविंग। और ये ऑर्गेनिज्म जो है क्या है? स्पोर्स में रहता है। किस फॉर्म में पाया जाता है ये? स्पोर्स का मीन्स होता है छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, है ना? विच में सर्वाइव बॉइलिंग बट नॉट ऑटोक्लेविंग। अगर आप कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर बॉयल करते हो तो क्या ये बैक्टीरिया किल हो जाता है या जिंदा रहता है? बॉइलिंग बॉइलिंग में जिंदा रहता है, बट जब हम ऑटोक्लेविंग करते हैं तब ये चला जाता है। आपने स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन टेक्निक्स पढ़ी हैं कुछ? स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा होगा, है ना? उसमें आपने बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, केमिकल मेथड्स और स्मोक्स, बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे, है ना, डिसइंफेक्शन की। और स्टेरिलाइजेशन के आपने पढ़े होंगे ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेव और डिसइंफेक्शन में क्या अंतर होता है? डिसइंफेक्शन के द्वारा हम स्पोर्स को किल नहीं कर सकते, जबकि ऑटोक्लेव के द्वारा हम स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं। ओके, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक बोथ, बोथ टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम किल कर सकते हैं, किसके अंदर? ऑटोक्लेविंग के थ्रू। ठीक है, इसीलिए स्पोर्स को हम डिसइंफेक्शन के द्वारा किल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया है ये स्पोर्स फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए डिसइंफेक्शन से ये किल नहीं होता है। इसको किल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑटोक्लेव। क्लियर? आगे देखिए। इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्म। और ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उस टॉक्सिन का नाम क्या है? टिटेनोस्पाज्म। ओके, which is responsible for the spasm of muscles is in affected persons। और ये क्या करता है फिर? टिटेनोस्पाज्म क्या करता है? और ये जो पर्सन में किसी में जब टिटेनस होता है उसमें टिटेनोस्पाज्म में अगर ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो मसल्स हैं वो क्या होने लगती हैं? स्पाज्म हो जाती है। स्पाज्म का मीन्स क्या होगा, कोई बताएगा? स्टिफनेस आ जाएगी उसकी मसल्स में, है ना? ओके, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द स्पाज्म द फेस एंड बॉडी एज्यूम एन एबनॉर्मल कंडीशन। और स्पाज्म के कारण जो मसल्स की जो स्पाज्म हो जाएंगी, जिसके कारण इसकी जो बॉडी और जो है वो फेस है वो कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, है ना? और
जो टिटेनस है उसमें सबसे ज्यादा जो मसल्स स्पाज्म होती है वो होती है जबड़े की, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जॉ की। इसीलिए इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है, टिटेनस का दूसरा नाम क्या है? लॉक जॉ। पढ़ा है कि नहीं? ओके, लॉक जॉ भी बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए अब। It can affect any age, but the disease in newborn known as neonatal tetanus. ये जो टिटेनस है किसी भी एज में किसी भी एज के पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं, बट अगर ये न्यूबॉर्न में पाई जाती है तब हम उसे न्यूनेटल टिटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब वो आपसे पूछ लेगा, द टिटनेस विच इज प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड न्यूनेटल टिटनेस, जिसको बोलते हैं एनएनटी। क्या बोलते हैं? न्यू नेटल टिटेनस। क्लियर? आगे देखिए, इज वेरी फैटल, और न्यूनेटल टिटेनस है वो कैसी रहती है? फैटल। ठीक है, द टिटेनस अकर्स ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वुंड बाय सॉइल एंड डर्ट। और जो टिटनेस है वो कंटामिनेशन या फिर कहाँ से पाया जाता है, किस प्रकार हो सकता है? जो वुंड है, हाँ, उसमें सॉइल या डर्ट के होने के कारण। अ चाइल्ड विथ ओटाइटिस मीडिया इज ऑल्सो वल्नरेबल टू डेवलप टिटेनस। और अगर कोई बच्चा है जिसमें ओटाइटिस मीडिया हो गया है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया? मिडिल ईयर। और बच्चों में ओटाइटिस मीडिया बहुत ज्यादा पाया जाता है ना। तो जब ओटाइटिस मीडिया अगर किसी बच्चे को, तो उसमें टिटनेस हो सकता है, ठीक है। वो बहुत वल्नरेबल होता है कि वो जल्दी से उसमें टिटनेस हो सकता है उसे। आगे देखिए, एंटी कैन अकर ड्यू टू कटिंग ऑफ कॉर्ड बाय अनस्टेरिलाइज्ड ब्लेड और एप्लीकेशन ऑफ डर्टी सब्सटेंस ऑन अम्लाइकल स्टम्प ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी ऑफ अ मदर। ओके, क्या बताया इसने, क्या बोल दिया? हाँ, ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर जैसे बेबी आउट हुआ, उसकी अम्लाइकल कॉर्ड को कट करने के लिए हमने जो कॉर्ड ली है, कॉर्ड को होल्ड करने के लिए या फिर कटिंग करने के लिए जो ब्लेड ली है वो अनस्टेरिलाइज्ड है। इस प्रकार की कोई भी अगर हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया जो अनस्टेरिलाइज्ड है, तो उससे बच्चे में टिटेनस हो सकता है, या फिर कोई भी हमने उसकी अम्लाइकल कॉर्ड पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस लगाया है जो कंटामिनेट है, तब भी उसे टिटेनस हो सकता है। ओके, इस टाइप का जो टिटेनस बच्चे में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एनएनटी। क्या बोल रहे हो? आगे पढ़ो और पढ़ो। The newborn baby of a mother who did not receive proper immunization against tetanus during pregnancy। अब कुछ समझ में आया जो क्वेश्चन कर रहा था? ठीक है, जिसने प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन नहीं लिया है टीटी का, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर हम लगाते हैं कि नहीं? अर्ली डिटेक्शन एंड इम्यूनाइज्ड एंड एडमिनिस्टर बोथ डोज ऑफ टीटी, है ना, एएनसी के अंदर करते हैं कि नहीं? हाँ, आगे देखिए, टिटनस इज एन इम्पोर्टेंट एंडेमिक इन्फेक्शन इन इंडिया। द गोल इज टू एलिमिनेट एंटिटी टू द लेवल below one case per 10,000 live births in every district. For all deliveries to be conducted by trained personnel, districts are classified in India into three categories. और टिटनेस इंडिया में एक एंडेमिक इन्फेक्शन की तरह पाया जाता है, लेकिन हमारा गोल है कि हम एंटिटी को एलिमिनेट कर पाए, कि 10,000 पर सिर्फ एक केस मिले। ठीक, और और जितनी भी डिलीवरीज कंडक्ट कराई जाए वो किसके द्वारा की जाए? ट्रेंड हेल्थ पर्सोनल के द्वारा कंडक्ट कराई जाए। ओके,
और डिस्ट्रिक्ट्स जो क्लासिफाइड की गई हैं 3 कैटेगरीज में, उनको हम देखते हैं। देखिए किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है एंटी हाई रिस्क, दूसरा है एंटी कंट्रोल और तीसरा है एंटी इलिमिनेशन। और रेट है 1000 पर टीटी के दो डोज कवरेज हो गए उस पर, और अटेंडेंट डिलीवरीज पर। ओके, maternal and neonatal tetanus have been eliminated from India and Southeast Asia region in 2016। अब जो मैटरनल और न्यूनेटल टिटनेस, ये इंपोर्टेंट नहीं है, इसको बेशक मत पढ़ना, याद रखना वाली चीज है ये जो नीचे मैं बता रहा हूं। ये maternal and neonatal tetanus have been eliminated from the India and Southeast Asia region in which year? 2014, 2012, 2017, 2016। 2016। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ स्प्रेड क्या है इसका, देखिए मोड ऑफ स्प्रेड क्या है। टिटेनस इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या यह पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है? नहीं। A person may become infected if soil or during enters a wound. Tetanus germs are likely to grow in deep puncture wounds caused by dirty nails, needles, barbed wires, thorns, wood splinters and animal bites। और ये टिटनेस कैसे सोयल के द्वारा वुंड को इन्फेक्ट कर सकती है, तथा ये कहाँ पाई जाती है? डीप वुंड में पाई जाती है, जिसमें कोई नाखून गंदे हैं, डर्ट वाले हैं, उनके थ्रू, निडल है, या फिर वुंड स्पिंक्टर है, या फिर जो एनिमल बाइट हुआ है, उस टाइम पर भी हम टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि उसे टिटनेस हो सकता है। क्लियर? अच्छा, आपने अभी देखा होगा या नहीं पता, तो जैसे कोई डॉग बाइट वाला केस आता है, तब हम उसे क्या क्या बताते हैं लगाने के लिए? कोई, मान लीजिए आप अपने सेंटर पे बैठे हुए हो, कोई पेशेंट आया है जिसको डॉग बाइट हुआ है, अब आप क्या करोगे? पूरा क्लियर बताएं सब। ओके, क्लीन करवाएंगे, कितने टाइम तक क्लीन करवाना है? 5 मिनट नहीं है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक रनिंग वाटर में वॉश कराना है, सोप से, डिटॉल सोप वगैरह से, साबुन से। ओके, नहीं 5 मिनट, 5 मिनट कहीं भी नहीं है। ओके, अच्छे से वॉश कराना है उसे 15 से 20 मिनट साबुन से, और रनिंग वाटर में वॉश कराना है। अब ड्यूरिंग द वॉश पेशेंट जो है वो उसको जब वॉश कर रहा है तो क्या ग्लव्स पहन के करेगा या फिर बिना ग्लव्स के? ग्लव्स पहन के करना चाहिए, क्योंकि जो रेबीज वायरस रहता है, इसीलिए। क्लियर? आप बताइए, आपने वुंड को वॉश करा दिया, आप क्या करें? हम उस पर बीटाडीन लगा के पट्टी कर दें? पट्टी नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे? टीटी लगाएंगे। टीटी कहाँ लगाते हैं? रूट क्या है टीटी का? आईएम लगाते हैं। कितना डोज है? 0.5। ठीक है, कौन सी मसल्स में लगाएंगे आईएम में? अरे इंट्रामस्कुलर तो लगाएंगे, लेकिन कौन सी मसल्स में? ग्लूटियल, और कोई? वेरी गुड। टीटी के जो मसल्स का एडमिनिस्ट्रेशन साइट है वो है ग्लूटियल ना होते हुए डेल्टॉइड है। कौन सा है? डेल्टॉइड। ओके, अब ये चलिए, ये हो गया, आगे बढ़े अब। और क्या लगाओगे आप उसे? हाँ, ARV लगाएंगे, एंटी रेबीज वायरस, है ना। चलिए आगे देखते हैं आप।
आगे देखिए। A newborn baby may become infected if the knife, razor, and other instrument used to cut the umbilical cord is dirty or rusted and containing germs. Infection may be occur if cow dung or ash is applied to dress the cord or if soil enters the baby's navel. और अगर कोई बेबी है, न्यूबॉर्न है, उसका हमने अम्बिलाइकल कॉर्ड को डिसइंफेक्शन तरीके से कॉर्ड को कट किया है या फिर उसकी अम्बिलाइकल स्टम्प पर कुछ लगाया है, जैसे कुछ धूल मिट्टी लग गई या फिर कोई भी ऐसी चीज लग गई, तब भी उसे टिटेनस हो सकता है। ठीक है। Infants and children may also contract tetanus through dirty instruments used for circumcision, sacrification, and skin pincers, toothing, and when dirt, charcoal and other unclean substances are rubbed into a wound. ठीक है, इन सबके द्वारा क्या हो सकता है, टिटेनस हो सकता है। आप बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, तो द एनटीटी यूजुअली मैनिफेस्ट बिटवीन 3 to 12 days ऑफ बर्थ। बच्चे के अंदर अगर टिटेनस होता है, एनटीटी होता है, तो वो कितने टाइम में दिखेगा, कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका? 3 to 12 days। इन 3 से 12 दिन के अंदर बच्चे में टिटेनस के मैनिफेस्टेशंस में साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगेंगे। ठीक है, मसल्स स्पाज्म होने लगेंगी उसकी। क्लियर? Next, in older children and adults, the incubation period is usually between 3 to 10 days। और जो older children या adults हैं, उनमें कितना टाइम पीरियड रहता है? 3 to 10 days। ओके, क्या हो गया? बट मे बी एज लॉन्ग एज 3 weeks। और ये कब तक हो सकता है? तीसरे दिन से 10 दिन तक, या फिर कभी कभी 3 सप्ताह तक, 21 दिन तक। ओके। The shorter the incubation period, more is the severity of disease and higher is the risk of death। और जितना कम इंक्यूबेशन पीरियड होगा और टिटनिस की सीविरिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और ये फेटल भी हो सकता है, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्लियर? क्लियर हुआ इतना? ओके। इन्फेक्टिविटी, इट इज नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसकी कोई इन्फेक्टिविटी नहीं होती, ये 1 person टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। साइन एंड सिम्टम्स देखिए। सिम्टम्स एंड साइन। इन ओल्डर चिल्ड्रन देयर इज मैसेटर स्पाज्म लीडिंग टू लॉक जॉ। अच्छा, लॉक जॉ में किसमें होता है? लॉक जॉ किसमें देखने को मिलता है हमें? टिटनिस में। इसमें कौन सी मसल्स होती है जो स्पाज्म हो जाती है लॉक जॉ में? पता है किसी को? वेरी गुड। मैसेंटर नहीं होता, वो मैसेटर है। मैसेटर मसल्स जो रहती है हमारी, जो जॉ में पाई जाती है, वो स्पाज्म हो जाती है। ठीक है, मैसेटर मसल्स एंड डिफिकल्टी इन swallowing। अब जब लॉक जॉ हो गया, मैसेटर मसल्स स्पाज्म हो गई, तो वो कुछ स्वेलो कर पाएगा, खा पी पाएगा क्या? नहीं। एंड दिस इज फॉलोड बाय स्टिफनेस एंड डिफिकल्टी इन च्यूइंग, डिस्पेजिया, ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा एंड नेक मसल्स। और इसके साथ ही उसकी गर्दन की भी जो मसल्स है वो क्या हो जाएंगी? स्पाज्म हो जाएंगी। अब जब ये चीज हो गई तो उसकी गर्दन में स्टिफनेस आ जाएगी, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो जाएगी। इसके साथ ही क्या हो सकता है? च्यूइंग में प्रॉब्लम आएगी, डिस्पेजिया हो सकता है, ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा हो सकता है, मुंह से क्या निकल सकता है? झाग या लार। ठीक है, एंड देयर मे बी फीवर, और इसमें फीवर भी हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिकली गए, द मसल स्पाज्म कैन बी ट्रिगर्ड बाय टच, लाइट ऑफ साउंड। और ये
मसल्स स्पाज्म किसके द्वारा स्टिमुलेट हो सकती हैं? जब हम टच करेंगे उसके द्वारा और लाइट और साउंड के द्वारा, ठीक। इसके साथ ही आगे देखिए, सेंसोरियम रिमेन्स नॉर्मल, लेकिन उसका सेंसेशन है वो अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से काम करेगा। क्लियर? न्यूबॉर्न बेबी विथ टिटेनस appears normal at birth but is unable to suck at the onset of disease after 3 days of birth. अगर बच्चा 3 दिन से ज्यादा हो गया और वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, सक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, टिटेनस हो सकता है उसे। This is the presenting features. Later, they develop typical face of tetanus, clenching of jaw, literally down lips and raised eyebrows. और इसके साथ ही with lock jaw, even contraction of muscles of the face is visible. और इसके साथ ही लॉक जो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं है। द होल बॉडी बिकम्स स्टिफ, सारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, सीवियर मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। द बॉडी इज बेंट बैकवर्ड इन अ बो शेप ड्यू टू स्पाज्म मसल्स ऑफ बैक एंड डेथ फॉलोड इन मोस्ट केसेस। और द बॉडी इज बेंट बैकवर्ड्स, और उसकी जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी? स्ट्रिप में कैसी कैसी हो जाएगी? फॉर मतलब आगे की तरफ झुकेगी या पीछे की तरफ? और उसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाए? जैसे आपने तीर वो देखा है, धनुष देखा है, धनुष, धनुष बाण जैसा। क्लियर? रेनबो देखा? रेनबो टाइप में एक साइड से चला, फिर डोम शेप बनाया और दूसरी साइड पे एंड हो गया है ना। ओके, और इसमें डेथ भी हो सकती है। अब आगे देखते हैं, प्रिवेंशन क्या है? न्यूनेटल टिटनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज पढ़ना। फिर immunizing pregnant women with 2 shots of injection tetanus toxoid, which should be administered at the interval of 4 weeks each. Second dose and booster dose in case 2 doses given in the earlier pregnancy given at least 4 weeks before delivery. क्या बोला इसने? जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको हमें टिटनेस के दोनों शॉट लगाने चाहिए। ओके, और दोनों टिटनेस के डोजों के शॉट के बीच में कितने वीक का गैप होना चाहिए? और एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि 2 लाइव वैक्सीन के एडमिनिस्टर करने के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 4 वीक का। क्लियर? ठीक है। सेकेंड डोज और बूस्टर डोज इन केस ऑफ 2 डोज गिवन इन द अर्लियर प्रेगनेंसी गिवन एटलीस्ट 4 वीक्स आफ्टर बिफोर डिलीवरी। और अगर उसको 3 साल से पहले, है ना, दोनों केसेस लगे हुए हैं, अगर कोई बूस्टर उसको टिटनेस का डोज लग चुका है तो सिर्फ हम उसे एक टिटनेस का बूस्टर डोज लगाते हैं केवल सिर्फ। ओके, नेक्स्ट, डिलीवरीज बाय ट्रेंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स। और उसकी जो डिलीवरीज कराई जाए वो किसके द्वारा कराई जाए? ट्रेंड पर्सनल के द्वारा, टीबीए के द्वारा, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स के द्वारा। एंड कंडक्टिंग डिलीवरीज बाय फॉलोइंग 5 क्लीन प्रैक्टिसेस। और जो डिलीवरी कंडक्ट कराई जाएगी उसकी कितनी क्लीन प्रैक्टिसेस हैं? ये किसके स्पीकर में आवाज आ रही है? कौन छेड़खानी कर रहा है ये? 5 क्लीन प्रैक्टिसेस हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है, ठीक है। देखिए 3 क्लिनिकल, जो 5 क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? एंड एनकरेजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। और हमें क्या करना है उसको कि वो ज्यादा से ज्यादा किस चीज को प्रेफर कराना है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है वो किस प्रकार की डिलीवरीज कराए, होम डिलीवरीज या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज? व्हाट्स द मीन्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज? वेरी गुड, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना। अब 5 क्लीन प्रैक्टिसेस क्या क्या है देख लीजिए। द 5 क्लीन प्रैक्टिसेस, फर्स्ट वन इज क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड्स,
क्लीन रेजर ब्लेड, क्लीन कॉर्ड टाई, क्लीन कॉर्ड स्टंप विदाउट एनी एप्लीकेंट। क्या हम बच्चे की कॉर्ड स्टंप पर कोई भी लुब्रिकेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं करना है तो क्या करना है उसके साथ? कुछ नहीं करना, उसे ऐसे ही ड्राई रखना है बस, ठीक है। चलिए अरे यार स्पीकर बंद कर लो, ये कौन है? ठीक है। 5 क्लीन प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? क्लीन सरफेस होना चाहिए, क्लीन हैंड होना चाहिए, क्लीन रेजर और ब्लेड होना चाहिए, क्लीन कॉर्ड टाई करने के लिए जो हम क्लैंप यूज करते हैं वो क्लीन होने चाहिए, एंड कॉर्ड स्टंप विदाउट एनी एप्लिक, और उसकी कॉर्ड स्टंप पर कोई भी किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट एप्लीकेंट नहीं लगाना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अदर मेजर्स टू प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस इंक्लूड, क्या क्या है? जनरल प्रिवेंशन, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंशन कर सकते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस आफ्टर इंजुरी, और इंजुरी के टाइम पर घाव को अच्छे से साफ करके रखना है, बचाकर रखना है धूल मिट्टी से, जिससे उससे टिटनेस ना हो। क्लियर? अब देखिए एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। पहले पढ़ते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। देखिए क्या है? सर्जिकल क्लीनिंग ऑफ वुंड, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी और नेक्रोसिस टिश्यू शुड बी डन अंडर कवर ऑफ एंटीबायोटिक एंड टीआईजी। ये क्या है टीआईजी? वेरी गुड, टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन। तो सर्जिकल क्लीनिंग के द्वारा हम बोन्ड को या फिर जो नेक्रोटिक टिश्यूज है उनको या फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है, रिमूव करके उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से एंटीबायोटिक लगाकर, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर और टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा देकर एडमिनिस्टर करके हम उसमें पेसिव इम्यूनिटी तैयार कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड, TIG 250 to 500 units IM should be given in high risk cases before the onset of symptoms। और हम क्या कर सकते हैं? जो टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन है उसकी 250 टू 500 यूनिट्स आईएम एडमिनिस्टर कर देंगे अगर हाई रिस्क केसेस लग रहा है, विदाउट एनी सिम्टम्स सोन, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, उससे पहले ही हम क्या करेंगे, अगर हाई रिस्क केसेस लग रहा है तो हम उसमें 250 से 500 यूनिट आईएम टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर कर देंगे। ओके, क्लियर? ये पैसिव इम्यूनाइजेशन था। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या करेंगे? टिटेनस इज बेस्ट प्रिवेंटेड बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन विथ टिटनेस टॉक्साइड। हम टीटी का इंजेक्शन लगा के भी उसको प्रिवेंट करके बचाकर रख सकते हैं। क्लियर? सेकंड, all pregnant women should receive 2 doses of tetanus toxide. The first dose is given as soon as the pregnancy is detected, followed by the second dose after a minimum gap of 4 weeks. Clear? Next, third, this protects both the mother and the newborn from tetanus. और ये क्या करेंगे जो हम दोनों डोजेस लगा रहे हैं वो? हाँ, मदर और बेबी को दोनों को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम दी टिटेनस। ठीक है। नेक्स्ट, द रूटीन इम्यूनाइजेशन विथ पेंटावेलेंट डीपीटी एंड टीटी एट एप्रोप्रिएट एज 6, 10 and 14 weeks, 16 to 24 months, 5th and 10 to 16 years as per UIP schedule protect the child against tetanus for lifelong। और ये जो सारे डोज हैं डीपीटी और टीटी के और पेंटावेलेंट के लगाकर हम उसे क्या कर सकते हैं? लाइफ लॉन्ग प्रिवेंट करके रख सकते हैं फ्रॉम द टिटेनस। ओके, क्लियर?
कितने महीने तक रहता है? अगर 6 मंथ तक टिटनेस का असर रहता है तो फिर अगर 3 साल के अंदर अगर दोबारा से प्रेगनेंसी हुई तो फिर हम एक ही डोज क्यों लगा रहे हैं? दोनों क्यों नहीं लगाते फिर? प्रेगनेंसी के अलावा नहीं, 6 मंथ नहीं रहता, 2 से 3 साल रहता है। बोलते हैं लेकिन अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो टिटनेस का इंजेक्शन हमने एक तो पहले लगाया बच्चे में, फिर उसके बावजूद जो डीटी टीटी ये सारे लगा रहे हैं साथ में, तब उसमें भी तो टिटनेस साथ में चल रहा है ना। अच्छा, मतलब जो हॉस्पिटल में जो हेल्थ पर्सोनल हैं या फिर कोई भी वैसे जब जो एडल्ट है उनमें कोई इंजरीज होती है उसके टाइम पर है ना? ठीक है, आप कुछ नहीं, अब कल यही सर्च करना है कि टिटनेस का इंजेक्शन कितने टाइम तक हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है? कल ये टॉपिक इसी को सर्च करना है सभी को कि कितने टाइम तक वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है अगर एक बार हमने टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लिया तो, ठीक है? नेक्स्ट रिमेंबरिंग पॉइंट देखिए, न्यूनेटल टिटनेस रिमेन्स अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन एरियाज विद पुअर इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड अनक्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस which are followed during the childbirth. Clear? इस पॉइंट में कुछ ऐसा है जिसको समझाना है? ओके। सेकंड, if untreated tetanus is a very fatal disease at any age. अगर ट्रीट नहीं की जाएगी तो उससे डेथ भी हो सकती है, फेटल है। नेक्स्ट, द मोर्टेलिटी इज वेरी हाई। टिटनेस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है? हाई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी? टेल मी एनीवन, what is the difference between mortality and morbidity? Mortality denotes the death rate, okay, in the simple form या simple words अगर हम बोलें तो, और morbidity tends to disease spreading, okay, ठीक है, disease spreading rate. Clear? Okay, next, tetanus is caused by Clostridium tetani found in the natural environment, okay. Next, all pregnant women should receive at least 2 doses of TT at the interval of 4 weeks each. The last one should be at least 4 weeks before the expected date of delivery. Clear? Next, infection occurs due to, देखिए, infections occurs due to injury by an unclean objects or cutting umbilical cord with unsterile blade during unclean delivery practice. क्या बोला उसने? जो टिटेनस का इन्फेक्शन है वो कब हो सकता है? अगर आप अनक्लीन प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा आपने जब अम्लाइकल कॉर्ड कट कर रहे हो, वो अनक्लीन है, अनस्टेराइल ब्लेड है, तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस तो उसके द्वारा क्या हो सकता है? टिटेनस हो सकता है। नेक्स्ट, रिमेंबर 5 क्लीन प्रैक्टिसेस, और 5 जो क्लीन प्रैक्टिसेस है वो याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन ब्लेड, क्लीन कॉर्ड टाई एंड क्लीन अम्लाइकल कॉर्ड। बिना विदाउट एनी अप्लाइंट, ठीक है, एप्लीकेंट में मीन्स ऑइंटमेंट या फिर
क्लियर हुआ इतना? ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। Majority of newborns with tetanus die and TTD has nearly 100% mortality rate। और जो मेजोरिटी है न्यूबॉर्न की टिटनेस की वो कितने परसेंटेज है? अगर कोई भी न्यूबॉर्न बेबी टिटनेस, अगर न्यूनेटल टिटनेस उसमें होता है तो 100% उसकी डेथ रेट है कि उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, टीटी की वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। इट इज अ टिटनेस, इट इज अ टॉक्सॉइड कैपेबल ऑफ इंडिकेटिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट टिटेनस व्हेन गिवन टू अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट। The antibiotics that form in the her body cross, sorry, the antibodies that form in her body cross the placenta to the fetus. These antibodies protect the baby against tetanus during birth, neonatal tetanus or NTT, and for a few months thereafter. And they also protect the woman against tetanus. The same test is prepared in the case of TT vaccine used also. ओके, अब ऐसा बताया है, पहले एक क्वेश्चन बताइए मुझे कि इनमें से कौन सी जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन नहीं है। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूं इनमें से कौन सी वैक्सीन लाइव वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी येलो फीवर, ऑप्शन सी टिटनेस टॉक्साइड, ऑप्शन डी ओपीवी। तो फिर कौन सी वैक्सीन है ये टिटनेस टॉक्साइड अगर लाइव नहीं है तो? किल्ड है क्या? किल्ड वैक्सीन है क्या ये? वेरी गुड, टॉक्सॉइड वैक्सीन है ये। किल्ड किसने बोला था अभी बीच में? तीन कैटेगरी की वैक्सीन होती हैं, हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो जिसमें से टिटनेस टॉक्साइड और डिप्थीरिया जो है टॉक्सॉइड वैक्सीन हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब मुझे बताइए कि मदर में हम अगर हम कोई भी मदर है उसमें हमने टिटनेस टॉक्साइड का डोज लगाए हैं, उसको दोनों शॉट लगाए हैं, तो क्या वो बेबी को प्रोटेक्ट कर सकता है, करेगा? तब अपनानी पड़ेगी, वो बात सही है। लेकिन क्या टिटनेस के इंजेक्शन जो हमने बूस्टर डोज लगाया है वो बेबी को प्रोटेक्ट करेगा? करेगा। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, वो ये बनेगा कि किस वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से क्रॉस होकर बेबी में ट्रांसफर हो जाती हैं? किस वैक्सीन के द्वारा बने, जो वैक्सीन है जिसके द्वारा जो एंटीबॉडी बनती है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर बेबी में ट्रांसफर हो जाती हैं? टिटनेस की जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी, ठीक है। क्लियर हुआ? क्योंकि आईजीजी भी इसी प्रकार से ट्रांसफर हो जाता है, मैंने बताया था कि नहीं? ओके, आगे देखिए, टेम्परेचर कितना होता है टीटी का? नेक्स्ट, व्हेन इट इज गिवन under the UIP, a pregnant woman is given 2 doses of TT. First dose is given as soon as pregnancy is detected and the second dose is given 4 weeks after the first dose. ठीक है, as soon as possible when the pregnancy is detected, the first dose should be administered, and after the 4 weeks the second dose also administered to the pregnant woman. Okay, next आगे देखिए, it should also he ensured that the last dose is given at least 4 weeks before the expected date of delivery. If the woman has received 2 doses of TT within the last 3 years, then only one booster dose need to be given during present pregnancy. Clear?
इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बतानी है जो आपको नहीं पता? हेलो। ओके, सीधा चार्ट। हाँ बोलो। सिर्फ एक ही लगेगा अगर उसको पहले से टीटी का डोज लग चुका है तो। हाँ हाँ हाँ, क्लियर। चलिए, ये चार्ट है TT1, TT2, टीटी का बूस्टर डोज या टीटी। early in the pregnancy, as soon as the pregnancy should be detected. Okay, dose 0.5 ml, root IM, site upper arm में which muscles? Deltoid muscles. Next, the second one, tetanus toxoid second dose after minimum 4 weeks of TT first, but therefore 36 completed weeks. मीन्स हमें कब लगाना है? ये 4 वीक्स के अंतराल में लगाना है। और अब कोशिश ये करना है कि जो 36 वीक से पहले ही मिल लगा दें हम उसे भी, सेकंड डोज को भी। ठीक है, 0.5 ml 0.5 ml डोज रहेगा, IM रूट रहेगा, अपर आर्म में लगेगा। क्लियर। बूस्टर डोज, if received 2 TT dose in last 3 years, तो देन ओनली अ बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड। ऐसी कंडीशन सिर्फ हम उसे एक बूस्टर डोज लगाएंगे। रूट 0.5 ml रहेगा, डोज 0.5 ml रहेगा, रूट IM रहेगा, साइट अपर आर्म। क्लियर। इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टीटी का 10 से 16 साल की उम्र में 0.5 ml रूट IM और साइट जो रहेगी वो अपर आर्म। क्लियर। ईयर में किसको लगना है? बच्चों को ही लगना है। हाँ, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। चलिए, नंबर एंड अमाउंट ऑफ डोजेस। प्रेग्नेंट वुमन TT1 एज अर्ली एज पॉसिबल इन द प्रेगनेंसी। क्लियर। सेकेंड डोज एटलीस्ट आफ्टर द 4 वीक्स ऑफ द 1 डोज ऑफ TT। ठीक है। चिल्ड्रन में एट द 10 ईयर्स ऑफ एज 2 डोजेज इफ नॉट गिवन बिफोर। इससे पहले नहीं लगे तो हम उसे 2 डोज लगाएंगे। एट 16 ईयर्स ऑफ एज 2 डोजेज इफ नॉट गिवन अर्लियर। पहले नहीं लगे तब हम उसे 2 डोज लगाएंगे। क्लियर। और देखो ये कितने टाइम तक कर रहा है प्रोटेक्ट। तुम लोग अपना बता रहे थे 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, वही 4 वीक। आप ये चीज बहुत अच्छे से याद रखें कि 2 लाइव वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? क्या कर, हाँ, क्लियर। चलिए, 28 डेज तब भी सुटेबल नहीं है गुप्ता जी, है ना। 4 वीक ज्यादा सुटेबल लगेगा। क्लियर। चलिए, where and how it is given, the TT is injected into the muscle of the upper arm. Clear. Next, side effects. After injection, a woman may have mild pain, redness, warmth and swelling for 1 to 3 days at the injection site. This is very mild and does not require any treatment. अगर हम किसी को टीटी लगाते हैं तो उसे थोड़ा सा दर्द, रेडनेस हो सकती है, गर्माहट महसूस होती है, थोड़ी सी सूजन भी आ सकती है। और ये कब
1 से 3 दिन में अपने आप सही हो जाएगी। इसके लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई भी आइस पैक वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लगा देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन वो राइट रूट नहीं है। हमने खुद लगाया है, हम किसी और की क्या बताएं। ठीक है। अच्छा चलिए, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन इसी बात पर। कोई बच्चा है जिसकी उम्र है 5 साल। कितनी उम्र है? 5 साल, 7 साल अप्रोक्स एज है। ठीक। उसको टीटी का डोज, टीटी लगना है। क्या लगना है? लेकिन वो माल नरिश्ड है। बच्चा कैसा है? माल नरिश्ड है और उसको टीटी लगना है। टीटी कहाँ लगता है? अब वो माल नरिश्ड है, उसकी जो मसल्स हैं अपर आर्म की वो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। अब आप टीटी कहाँ लगाओगे? थाई में। थाई में कौन से एस्पेक्ट पर त्यागी जी? एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट पर। क्लियर? मसल्स का नाम? वेस्टस लेटेरिलिस। लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना माल नरिश्ड है तो उसकी डेल्टोइड और बटक वाली मसल्स प्रॉपर डेवलप नहीं होंगी। आप उसे लगाओगे तो वो मसल्स में लगेगा ही नहीं, हड्डियों में टच हो जाएगा। क्या मतलब है? क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं आप। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस आफ्टर इंजुरी। सर्जिकल टॉयलेट इन ऑल वुंड्स। Wound 6 are clean, non-penetrating with negligible damage. Other wounds, immunity category and TX, and immunity category and TX. Nothing more required, nothing more required. Total one dose, total one dose, total one dose. Tetanus हो या 1 dose प्लस ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन भी लगेगा। टॉक्सॉइड कंप्लीट कोर्स, टॉक्सॉइड कंप्लीट कोर्स प्लस ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन। ए डज नॉट कंप्लीट द फुल। छोड़ दो, इसमें से कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, ना ही कुछ पूछा जाएगा। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट। पीएम क्या पढ़ेंगे अब हम? पीएम दैट पोलियोमाइलाइटिस। देखिए क्या है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज ड्यू टू एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। पोलियो किस प्रकार की डिजीज है? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल? वायरल डिजीज है ना। कॉज्ड बाय एन आरएनए वायरस। आरएनए वायरस होता है, वो भी कौन सा? पोलियो वायरस। अब मुझे बताइए, पहले बताइए पोलियो किस वायरस के द्वारा होता है? अरे आर्यन तो वो उसका टाइप है। कौन से वायरस? पोलियो वायरस के द्वारा होता है। अब एक चीज बहुत अच्छे से सुनना। पोलियो वायरस, एचआईवी वायरस, कोविड-19 वायरस, दीज ऑल आर दी आरएनए वायरस। ओके। वायरस दो टाइप के होते हैं, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल में कोई एक पाया जाएगा, चाहे डीएनए पाया जाए चाहे आरएनए, दोनों कभी नहीं पाए जाते। क्लियर? ये माइक्रोबायोलॉजी की चीजें हैं। क्लियर हुआ? पहले इतना बताओ। पहले तभी तो मैं कह रहा हूं, सुनिए। वायरस जो होते हैं, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है, दोनों कभी नहीं पाया जाएगा। क्लियर? अब आरएनए वायरस होते हैं, कुछ होते हैं डीएनए वायरस। क्लियर? तो उनमें से कुछ वायरस के नाम बता दो जो आरएनए वायरस है। याद रखना, एम्स तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कौन कौन से वायरस? पोलियोमाइलाइटिस वायरस,
पोलियो वायरस जिसे बोलते हैं। दूसरा HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तीसरा हमारा कोविड-19 वायरस। बोथ आर RNA वायरस। कौन से वायरस है ये? RNA वायरस है। याद रखना, लिख लेना कॉपी में कहीं भी। क्लियर? आगे देखिए, नोन एज पोलियो वायरस, इट हैज 3 सीरोटाइप्स। पोलियो वायरस के कितने सीरोटाइप्स हैं? डेंगू जो पढ़ा था हमने, डेंगू के कितने सीरोटाइप्स थे? कौन कौन से बताओ जल्दी। वेरी गुड। डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। ऐसी प्रकार से पोलियो वायरस के 4 सीरोटाइप है। कौन कौन से? टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। क्लियर? टाइप 1, अब देखिए इसमें और बता दूं मैं आपको आगे, अभी आएगा तभी बता दूंगा। टाइप 1 पोलियो वायरस जो होता है वो पैरालाइटिक पोलियो वायरस भी बोलते हैं जिसे। ठीक है? क्लियर? आगे देखो, अभी पढ़ते हैं, इसी में आएगा शायद। ऑल ऑफ दीज सीरोटाइप्स कैन कॉज पैरालाइसिस। इनमें से सभी जो टाइप्स हैं पोलियो वायरस के वो पैरालाइसिस कॉज कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ पहले कि नहीं? जवाब देते रहें, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग सुन रहे हो, नींद नहीं आई आपको। ठीक है? तो पोलियो वायरस के 3 सीरोटाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और तीनों ही क्या कर सकते हैं? पैरालाइसिस कॉज कर सकते हैं। बट मोस्ट आउटब्रेक ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस इज कॉज्ड ड्यू टू द टाइप 1 पोलियो वायरस। क्लियर? ये लिखा है, देख लिया ना? आया था, इसीलिए तो बता रहे हैं। हम पढ़ी इसीलिए रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम में अगर कोई चीज पूछी जाए तो हमारे दिमाग से आउट ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पोलियोमाइलिटिस, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस इन दी कंट्री। टाइप 1 जो सीरोटाइप है पोलियो वायरस का, उसके कारण मोस्टली देखा जाता है पैरालिसिस होता है, वो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस भी बोलते हैं जो पाया जाता है। ठीक है? Next, however, with the intensified pulse polio immunization program is increased, its incidence rate has substantially declined। और किस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने जो पोलियो वायरस है और जो टाइप 1 जो है पैरालाइटिक वायरस है, पोलियो है, उसको हमने डिक्लाइन किया है? कौन सा प्रोग्राम है? पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है? और एक और आपको चीज बता दूं, पैरालाइटिक जो पोलियो है वो अब इंडिया में नहीं पाया जाता। इंडिया अभी 2013 के अकॉर्डिंग पोलियो फ्री कंट्री हो गया है। क्लियर? क्लियर? ये लिखा है, देख लो। तुम लोगों को हर चीज का मुझे प्रूफ देना पड़ता है ना। द लास्ट केस ऑफ पोलियो इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन 2011। सबसे लास्ट जो पोलियो केस मिला था वो किस सन में मिला? अब हमारे यहाँ 2011 में। और 2014 में सीरा के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि पोलियो फ्री कंट्री इंडिया हो गई है। क्लियर? वो आपसे पूछा क्या 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 होता है? सीरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट के अंदर देखा है कि इंडिया के अंदर पोलियो के अब केसेस नहीं है, इसीलिए उसने डिक्लेयर कर दिया। जिस प्रकार से WHO है, इसी प्रकार से तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया पोलियो फ्री हो गया। ये कब बताया था, कब डिक्लेयर किया था? 2014 में। लास्ट पोलियो का केस किस सन में, कब मिला था हमें? 2011 में। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि किस सन में लास्ट बार केस मिला था और कब पोलियो फ्री हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि
किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री बताया है, किया था 2014 के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सीरा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सीरा, क्लियर? आगे देखिए। However, the present challenges in the post-elimination era is to maintain the same status and the guard against importation of cases। और इसी प्रकार से ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक टास्क और चैलेंज है कि इसी स्टेटस को, जो पोलियो फ्री अभी है, इसी प्रकार के पोलियो फ्री स्टेटस को हम आगे भी कंटिन्यू रखें। ओके, नेक्स्ट, द पोलियोमाइलाइटिस इज अ क्रिपलिंग डिजीज। पोलियोमाइलाइटिस एक किस प्रकार की डिजीज है? व्हाट्स द मीन्स ऑफ क्रिपलिंग डिजीज? गलत। और कोई बताएगा? क्रिप क्रिपलिंग का मीन्स पता है? विकलांगता कॉज कर देती है, हैंडीकैप्ड बना देगी, तुम्हें विकलांग बना देगी। क्लियर? क्लियर हुआ? which can affect at any age but was more common in children below 15 years of age। ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये किस में देखने को मिलता है? बिलो 15 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं उनमें। ठीक है। In India, the medium age of onset of paralysis is 18 months within a range from 3 months to 5 years with maximum occurrence between 6 months to 2 years of age। ये कब से कब तक देखने को मिलता है हमें? 3 महीने से 5 साल तक। और मैक्सिमम जो देखने को मिलता है अकरेंस है इसका, वो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों में भी देखने को मिलता है। क्लियर? देयर इज अ सीजनल वेरिएशन, और इसमें सीजनल वेरिएशन भी पाया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस अकर्स एट इन द हॉट एंड ह्यूमिड सीजन, और इसके जो ज्यादातर केस मिलते हैं वो गर्मी और कैसे नमी और ह्यूमिडिटी वाले सीजन में देखने को मिलते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? ओके। मैन इज द ओनली रिजर्वायर, और इसका रिजर्वायर कौन है? मैन है। Infection spread from person to person. It is difficult to trace the source of a case as there are a large number of inapparent infections. A long-term carrier state was not known to occur. Polio is a candidate for eradication। ठीक है, तो मैन इसका रिजर्वायर होस्ट है। ए पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है। सबसे डिफिकल्ट काम है इसके सोर्स का पता लगाना, इसका सोर्स नहीं पता कर पाते हैं हम। एंड इसके अलावा क्या है? एज लॉन्ग टर्म कैरियर्स स्टेट वाज नॉट नोन टू अकर, और इसका जो कैरियर है उसे खुद ही नहीं पता रहता कि वो पोलियो से इन्फेक्टेड है। कभी कभी तो ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, बोलो। क्या? ओके ओके ओके, सुनिए क्या है। इन इंडिया, इंडिया के अंदर द मीडियन एज ऑफ द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस इन, जो इंडिया के अंदर अगर पैरालिसिस कब से कब तक हो सकता है? 18 महीने से लेकर 18 महीने तक। मीन्स ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस इज 18 months विथ अ रेंज फ्रॉम, अगर रेंज 18 महीने तक और रेंज की बात की जाए तो 3 महीने से लेकर 5 साल तक। क्लियर? 18 महीने, या फिर रेंज की बात की जाए तो 3 महीने से लेकर 5 साल तक। क्लियर? हेलो? हेलो? नेक्स्ट, और मैक्सिमम जो अकरेंस होता है वो कब
देखने को मिलता है 6 महीने से 2 साल तक ज्यादातर अक्रेंस या ज्यादातर जो पोलियो वायरस है वो देखने को मिलता है इस एज में। पहले वाले में हमने पढ़ा था कि पैरालाइसिस की एज कितनी है, पैरालाइसिस कब से कब तक हो सकता है। दूसरे में देखा कि ज्यादातर जो केस मिलती हैं वो किस एज में देखने को मिलते हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हुआ? कौन था? राजाना पूछा था? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? तो क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, चलिए आगे इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। सॉरी, मोड ऑफ स्प्रेड अभी करेंगे। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इज फीको ओरल रूट। ऑप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। पोलियो वायरस, पोलियोमाइलाइटिस का रूट क्या है? ट्रांसमिशन फॉर्म फीको ओरल रूट है। ठीक है। जो पेशेंट है वो जो स्टूल और जो एक्सक्रीटेड जो स्टूल पास आउट करता है 6 to 8 वीक्स आफ्टर द इलनेस, और वो अगर बॉडी में एंटर हो जाता है थ्रू द माउथ एंड कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स एज अ पुअर पर्सनल हाइजीन और फ्लाइज के थ्रू, तो वो क्या कर सकता है? पोलियो कॉज कर सकता है। क्लियर? The virus enters the bloodstream and invade anterior horn cells of spinal cord, bulbar nuclei and motor cortex. Hot, humid climates in summer months help viral proliferation, while rainy season help in its spread. और ये ज्यादातर फैलता है या प्रोलिफरेट किस सीजन में होता है? हॉट, ह्यूमिड और समर मंथ्स में। ठीक है, गर्मी के टाइम में, बारिश के सीजन में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, the disease spread very easily. Nearly all children living in households of index case get infected. Affected person can spread the virus 7 to 10 days before and after onset of symptoms. कोई भी पर्सन है जो इन्फेक्ट हुआ है वो 7 से 10 दिन के पहले और बाद के जो है वो तब वो ज्यादा इन्फेक्टेड रहता है और वो स्प्रेड कर सकता है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन पोलियो। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 10 दिन, या रेंज देखी जाए तो 3 से 35 दिन। क्लियर? पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? और अगर 7 to 10 डेज नहीं दिया ऑप्शन में फिर? क्लियर, 3 to 35 days. Infectivity in the feces. The virus is excreted commonly for 6 to 8 weeks, sometimes longer up to 4 months. Infected person without any symptoms can also spread the disease. और इसकी इन्फेक्टिविटी क्या रहती है? जो ये वायरस है वो पेशेंट के स्टूल या फीसिस में प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीट होता है, जो 6 से 8 वीक तक प्रेजेंट रह सकता है और कभी कभी 4 महीने तक उसके फीसिस में पोलियो का वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं रहता, उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं रहते, लेकिन वो एज अ हेल्थी कैरियर क्या कर सकता है? एज अ कैरियर वो क्या कर सकता है? स्प्रेड कर सकता है पोलियो। क्लियर? ओके, आगे सिम्टम्स। Some people infected with the virus may not show any sign and symptoms, while others may have influenza-like symptoms such as fever, loose stools, sore throat, stomach upset, headache. Sometimes there may be pain or stiffness in the neck, back and legs. ठीक है? फीवर हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, सोर थ्रोट हो सकता है, स्टोमक अपसेट हो सकता है, हेडेक हो सकता है और कभी कभी पेन और स्टिफनेस भी हो सकती है नेक और बैक और लेग में। क्लियर? अगर नेक, बैक और लेग में स्टिफनेस आ रही है इसका मतलब क्या होने वाला है? हाँ, पैरालिसिस होने वाला है। क्लियर? आगे देखिए, in the typical paralytic poliomyelitis, the child develops fever, which is soon followed by a asymmetrical looser motor neuron flaccid paralysis. The muscles of one or more limbs may be paralyzed. Sometimes paralysis of the muscles of respiration makes breathing impossible without the help of a mechanical ventilator. Sensory loss
does not occur. Diagnosis is confirmed by isolation of wild poliovirus from the stool specimen. स्टूल लेंगे, उसके स्पेसिमेन की जांच करेंगे, देखेंगे अगर उसमें वाइल्ड पोलियो वायरस मिल रहा है तो कंफर्मेटरी है कि उसमें क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, उसके सेंसरी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सेंसेस उसके अच्छे से काम करेंगे, लेकिन उसकी मसल्स हैं वो पैरालाइज स्टिप हो जाएंगी, जिसके कारण उसमें पैरालाइसिस हो जाएगा। और कभी कभी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, जो चेस्ट में जो मसल्स पाए जाते हैं उनमें भी स्टिफनेस आ जाती है, जिसके कारण वो प्रॉपर अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता है। ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। क्लियर? ओके। कॉम्प्लिकेशन: about 1% of total infected children become paralyzed and a larger percentage of these children have some permanent paralysis. 100% में से 1% चांस होता है कि अगर किसी को पोलियो हुआ है तो वो पैरालाइटिक पोलियो होगा। क्लियर? और अगर होता है तो वो कैसा हो सकता है, अगर उसको पैरालाइसिस हुआ है तो वो कैसा होगा, परमानेंट पैरालाइसिस। एंड डेथ में अकर इन केस ऑफ बल्बर पोलियोमाइलिटिस इफ द मसल्स यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड पैरालाइज्ड। और अगर उस पैरालाइज्ड के अंदर अगर ब्रीथिंग मसल्स जो है, चेस्ट की मसल्स हैं, उनमें स्टिफनेस आ गई, वो पैरालाइज्ड हो गई, तो ये कंफर्म है कि उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रिवेंशन क्या करना है? पोलियो प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स इम्यूनाइजेशन विथ पोलियो वायरस, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है? Antibodies from the mother provide protection to the infant for 2 to 3 months or even less after birth. Infected people who recover can develop natural immunity against the particular type of poliovirus only. Clear? हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के? ओरल पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं, साथ में एंटीबॉडीज मदर के द्वारा बेबी में जाती हैं, जो कम से कम 3 महीने, 2 से 3 महीने या फिर कुछ समय के लिए उसे एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करती हैं और बाद में उसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है किसी पर्टिकुलर सीरो टाइप है जो पोलियो वायरस है उसके अगेंस्ट। क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखिए रिमेंबरिंग पॉइंट्स। पोलियो इज कॉज्ड बाय द वायरस एंड कैन लीड टू सीवियर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी। क्लियर? सेकेंड, इट अफेक्ट्स मेनली चिल्ड्रन बिटवीन 7 months to 2 year। कोई दिक्कत? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आगे हमने नहीं पढ़ा, अगर कोई समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इज फीको ओरल रूट। क्लियर? मोस्ट आउटब्रेक ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस इज ड्यू टू टाइप 1 वायरस। क्लियर? नेक्स्ट, many people who contract polio do not necessarily develop paralysis but may continue to spread infection। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको पोलियो वायरस हुआ है लेकिन वो पैरालाइटिक नहीं है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं पोलियो। क्लियर? नेक्स्ट, अबाउट 1 of every 100 to 1000 चिल्ड्रन विथ सिम्टम्स डेवलप पैरालाइसिस। 100 या 1000 में से सिर्फ एक ऐसा बच्चा मिलता है जिसको पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, in the feces the virus is excreted commonly for 6 to 8 weeks, sometimes longer up to 4 months। अगर कोई व्यक्ति है जिसको पोलियो है, पोलियोमाइलिटिस है, तो उसके फीसिस में एक्सक्रीट होता है पोलियो वायरस, वो 6 से 8 वीक तक हो सकता है, कभी कभी 4 महीने तक हो सकता है। OPV is an effective vaccine for the prevention of poliomyelitis provided cold chain is properly maintained at a temperature 2 to 8 degrees Celsius। Clear? OPV is very heat sensitive vaccine। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, रिमेंबरिंग पॉइंट्स, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी
OPV option C, tetanus toxoid option D, all of these. OPV clear. नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीन क्या हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? स्पीकर म्यूट करें. पोलियो वैक्सीन, इट इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन containing three of serotypes of poliovirus. Oral polio vaccine given protection against the three serotypes of virus that cause poliomyelitis. पोलियो वैक्सीन है, वो कैसी वैक्सीन है? लाइव किल्ड टॉक्सॉइड लाइव वैक्सीन है, और इसके अंदर तीनों सीरोटाइप्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनी हुई है. ये इसी एक वैक्सीन में तीनों सीरोटाइप्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हो जाती है. क्लियर? नेक्स्ट, द कलर ऑफ द वैक्सीन में आइदर बी पिंक और येलो और कलरलेस. इसका कलर कैसा होता है? पिंक, येलो या फिर कलरलेस हो सकती है. ऑल द गुड फॉर यूज so long as the date of expiry has been passed and the vaccine while monitoring on the level of the vials on it to be potent. और हम किसके द्वारा वैक्सीन, जो पोलियो वैक्सीन है उसको किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं? वीवीएम का पूरा नाम? वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग. क्लियर? नेक्स्ट, what type of immunity is offered? OPV produce both local and circulating antibodies while injecting polio vaccine offers only circulating antibody. In addition, it also multiplies the gut and releases in the environment as vaccine virus and community members through fecal-oral contamination. और ये क्या करती है? लोकल और सर्कुलेटिंग बोथ टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और जो क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. क्लियर? स्टोरेज टेम्परेचर कितना है ओपीवी का? हाँ, -20°C. क्लियर? और इसमें कुछ है नहीं है, इसमें कुछ है नहीं है. अच्छा, मैग्नी MgCl2 जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसको कितने स्टोर पर टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना चाहिए? कितने दिन तक रख सकते हैं? क्लियर? ओके. नेक्स्ट, व्हेन इज इट गिवन? OPV should be given at birth 0 dose in the case of institutional delivery. Clear? First dose at 6 weeks of age, second dose 10, third dose 14 weeks, booster dose 16 months, 16 to 24 months. Clear all the doses? अब आपसे वो पूछ लेगा, in which time period the 0 dose of OPV should be given? At birth. Clear? Okay. Next we will going forward. Okay. The next, in addition, it is also given to all children under 5 years of age on national immunization days as pulse polio campaign. Clear?